रविवारीय कहानी वार्ता में मैं ब्रजेश नारायण आज फिर हाजिर हूं सुप्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी की एक और कहानी लेकर। ये कहानी ली गई है उनके कहानी संग्रह मेरी प्रारंभिक कहानियां से। कहानी का शीर्षक है कैसी किस्मत। महेंद्र उस दिन नशे में कुछ ज्यादा ही धुत था। लड़खड़ाता हुआ आया और बोला, अपने खून से भी नहीं मिलना चाहते हो क्या? अरे मुझसे नहीं, लेकिन अपने खून की दशा तो देख लो। दिलबर उस समय गांव के दो चार लोगों से किसी विषय पर चर्चा कर रहे थे। महेंद्र की इस दशा को देखकर भी उन्होंने उसे नजरअंदाज करने की कोशिश की। अरे अब तो बड़ा नेता हो गया है ना, कहाँ देखोगे हमारी तरफ। लेकिन मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि अगर बेटी की जरा भी चिंता है तो चलो मेरे साथ मेरे घर। तुम्हारे साथ? अब बचा ही क्या है उस घर में? सब तो तुमने बर्बाद। दिलभर भी सब लोगों के सामने झुंझलाकर बोल उठा। इतना सुनते ही महेंद्र का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। वो नाप शनाप बकने लगा, यहां तक कि कुछ समय में उसके शब्द गाली गलौच में भी परिवर्तित हो चुके थे। अपने को समझाता क्या है? औकात दिखा देंगे, औकात। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो आज दिलबर कुछ बोलता तो वो उसके साथ मारपीट ही कर देता। परंतु दिलबर ने उस समय उसे कुछ भी बोलना उचित न समझा। वो हतप्रभ सा सिर पकड़े चुपचाप सब कुछ सुनता रहा। उसने कुछ समय दिलबर को तो बड़ी खरी खोटी सुनाई और फिर अंततः लड़खड़ाते बड़बड़ाते कभी सड़क के इस ओर तो कभी सड़क के उस ओर करता हुआ वो जंगल के रास्ते निकल गया। इधर दिलबर उन्हीं लोगों के बीच उदास व बेचैन बैठे उस नव युवक को देखे जा रहे थे, मानो सोच रहे हों कि क्या मैंने उसे अकेले जाने दिया? क्या मैं उसके साथ नहीं चला गया? यह युवक कौन था? लगता तो खाते पीते परिवार से है। सचमुच इस पहाड़ को तो शराब ने ही बर्बाद कर रखा है। इधर से रणजीत बोला। अपनी चिंतित मुद्रा को तोड़ते हुए दिलबर झुंझलाकर बोल पड़ा, यही तो है वो जिसने हम सबको बर्बाद करके रखा है, और फूल जैसी लड़की को तो इसने नरक में धकेल दिया है। क्या करूं, कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। तभी रणजीत चौंकते हुए बोल उठा, क्या ये सुधा का पति है? सुमति के पति के नाम पर तो ये कलंक है, कलंक। और माँ बाप तो 2 कदम हाथ आगे हैं इससे। अरे मैं तो इस शादी के आज पूरे 3 साल हो गए सुधा की शादी को, लेकिन इन 3 सालों में उन्होंने हमें तो बर्बाद ही कर दिया। साथ ही उस बेचारी का भी बुरा हाल किया है इन्होंने। आज तो चेहरा तक पहचानना मुश्किल हो जाता है। किसी समय तो उसकी स्थिति देख सर पटकने को जी करता था। असलियत में मैं तो सुधा की शादी उस कलुषित परिवार में करना ही नहीं चाहता था, लेकिन मेरी किस्मत थी। फिर आंखों से टपटपाते आंसू की बूंदों को पोंछते हुए, पिताजी तो इसकी सरकारी नौकरी में थे, लेकिन वो भी अपने जमाने में नंबर 1 शराबी थे। बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी। असल में मेरे बड़े भाई और इसके पिताजी हरकू की आपस में ठीक बनती थी, और आप सभी लोगों को अच्छी तरह मालूम है कि भाई साहब भी कितने शराबी हैं। एक दिन शराब के नशे में दोनों ने रिश्ते की बात पक्की कर दी। मेरे लाख मना करने के बावजूद भाई साहब ने अपनी जिद न टाली, यहां तक कि पूरा परिवार मेरे विरोध में उतर आया। सुधा की मां के तो उस समय पर ही निकल आए थे। अरे जमाई जी तो देवता निकले, नहीं तो आज बिना लिए दिए कोई बात पक्की होती है क्या? नहीं जी, शादी तो वहीं करेंगे बेटी की। शादी से पहले वो ऐसे शरीफ बनता मानो दुनिया में इससे शरीफ और कोई नहीं।
पर मुझे तो ये पहले से ही लुच्चड़ किस्म का आदमी लगता था। बस हमें तो लड़की से मतलब है, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। वो उनसे अपने मन की पीड़ा व्यक्त कर ही रहे थे कि इतने में सड़क की दूसरी ओर से कोई व्यक्ति आंधी की तरह दौड़ते हुए आया। लगता तो चंदन की तरह है। काका काका, वो महेंद्र भैया, उसने हाथ से इशारा करते हुए कहा। अरे क्या हो गया उसे? दिलबर जोर से तिलमिला उठा। अरे काका मत पूछो, महेंद्र भैया जंगल के रास्ते घर लौट रहे होंगे। लगता है आज नशे में भी धुत थे, लेकिन भगवान भी हमेशा कहां साथ देता है। आखिर जरूरत ही क्या थी उसे उस रास्ते? बात खत्म ही नहीं हुई थी कि इतने में अरे हुआ क्या, अभी तो यहीं पर, दिलबर हकलाते हुए बोल पड़ा। आपको तो पता है काका, वो जंगल का रास्ता कितना खतरनाक है। वो तो वैसे भी अक्सर शराब के नशे में धुत रहते हैं। गिर पड़े होंगे पत्थर पर और सारा सर फट गया है। वो तो पूरी तरह लहूलुहान हो चुके हैं, यहां तक कि रास्ता भी लहू से पूरा लाल हो चुका है। इतना ही सुनते दिलबर व उसके सभी साथियों का चेहरा ही उतर गया। वो घबरा गए। हड़बड़ाहट में सब के सब घटना स्थल पर पहुंचे। देखा तो 10-20 लोग महेंद्र को घेरे हुए थे तथा वो अभी भी औंधे मुंह पत्थर पर जस का तस गिरा पड़ा था। इधर पत्थर तो खून से पूरा लाल पड़ा था। पूरे आसमान का माहौल भी गमगीन हो गया था। एक क्षण के लिए तो घटना स्थल पर मातम पसर गया। तभी बीच में से किसी ने चुप्पी तोड़ी। अरे बहुत बुरा हुआ उस बेचारी के साथ, भगवान भी। इतना सुनते ही पूरा जंगल दिलबर की दृष्टि पटल पर घूमने लगा। एक क्षण के लिए तो वह स्तब्ध हो गया था और थोड़ी ही देर बाद जोर जोर से रोने चीखने लगा। उसके साथी उसे ढांढस बंधाते, लेकिन उसका रोना और भी बढ़ गया। साथ ही वो अपने को कोसता जा रहा था, मानो वो ही महेंद्र का हत्यारा हो। अरे आखिर जैसा भी हो, बेटी का सुहाग तो था, और अब तो उस बेचारी की और भी दुर्दशा हो गई। सब मेरे कारण। मुझे भी अकड़ने की जरूरत क्या थी उसके साथ? माना उसने शराब पी थी, लेकिन मैंने तो नहीं पी थी ना। अरे चला जाता उसके साथ तो क्या बिगड़ जाता मेरा। इस समय वो इन्हीं तरह तरह के ख्यालों के जंगल में फंसा हुआ था। कितने में सुधा और उसके सास ससुर भी रोते बिलखते वहां पहुंच गए। सुधा पिता को देख उसके गले से लिपट लिपट कर जोर जोर से रोने लगी। मानो इस विकट क्षण में भी उसकी देह, उसकी आत्मा, उसका पूरा सर्वस्व संवेदना के अंचल को खोजने का प्रयत्न कर रहा हो। परिवार में इसी तरह रोना धोना कई दिनों तक चलता रहा। सुधा भी पति के मरने के बाद अब पहले से ज्यादा दुखी व परेशान रहने लगी। बेचारी दिन में कई बार रो पड़ती। अब तो सास ससुर ने उसका जीना और भी हराम कर दिया था। उनकी भी उसके प्रति बची कुची संवेदना मानो बेटे की चिता के साथ ही खत्म हो गई। बात बात पर वो मारपीट पर उतर जाते थे। अब तो वो सुधा को घर से बाहर निकालने का षड्यंत्र भी रचने लगे, और एक दिन तो बेशर्मी की पूरी सीमा लांघ उन्होंने उसे जबरदस्ती घर से बाहर ही निकाल दिया। वो बेचारी कितना नहीं रोई, कितना नहीं चिल्लाई। माँ जी, मैं कहां जाऊंगी? पिताजी, मुझे घर से मत निकालो। लेकिन उन निर्मोहियों की मानो सहृदयता एवं सहानुभूति दरिद्रता के जंगल में खोई हुई थी। अरे बेटे को तो खो चुकी है, अब इस घर को भी निगल जाएगी क्या कलमुही? वे इस समय उस पर तरह तरह के लांछन भी लगाने लगे, और अंततः उन दरिंदों ने उस बेचारी असहाय को, जिसकी कोख में उस घर का वंश पल रहा था, घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। इस विकट परिस्थिति में वो बेचारी अब जाएगी कहां? माँ बाप तो किसी तरह अपने दिन काट रहे हैं, साथ ही 2 विवाह योग्य छोटी बहन भी तो है। फिर इन दरिंदों ने तो उन्हें और भी कंगाल कर दिया। अगर मायके जाती भी हूं तो बदनामी भी तो कम नहीं। नहीं, वहां जाना ठीक नहीं।
इस समय उसके मन में लगातार इसी तरह के प्रश्न उठ रहे थे। एक बार तो मन में हुआ कि आत्महत्या कर लूं, इन मुश्किलों से सदैव के लिए छुटकारा तो मिल जाएगा। लेकिन जीवन का यह नियम भी तो है कि दीपक सदैव अंधेरे में जलता है, आखिर फूल भी तो कांटों में ही खिलते हैं, और अंततः यहां भी यही होता है। कुछ समय सोचने के पश्चात उसके मन में यकायक यह प्रश्न उठा, क्या आत्महत्या करने से मेरी समस्या का अंत हो जाएगा? मैं तो मरूंगी ही मरूंगी, पर इस बेचारे निर्दोष जिसका अभी जन्म भी नहीं हुआ है, उसकी क्या भूल है? उसे क्यों मरने दूं? नहीं नहीं, मुझे जीना है, मुझे जीना होगा अपने लिए, इस मासूम के लिए और उन तमाम औरतों के लिए जिनका कि शराब के कारण घर बर्बाद हो चुका है। लगातार इसी तरह के पहलुओं से वो अपने विदीर्ण हृदय को संवेदना व विश्वास का मरहम दे रही थी, और अंततः वो अपनी मजबूत मानसिकता व दृढ़ निश्चयता के कारण एक अद्वितीय शक्ति का आभास करती है, जो उसे नव चेतना प्रदान कर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी।